तो बच्चों लीजिए आज 12वीं के विद्युत धारा चैप्टर से सेलों के संयोजन के बारे में देख रहे थे। तो आज हम देखेंगे दूसरा तरीका, सेलों का समांतर क्रम संयोजन। पहले भाग में मैं बताया था कि सेलों को संयोजन क्यों किया जाता है, सेलों का संयोजन क्यों किया जाता है। तो हमको जब प्रबल धारा चाहिए होता है या हम जब ज़्यादा विभवांतर दोनों सिरों के बीच उत्पन्न करना हो, यानी ज़्यादा धारा प्राप्त करना हो, तो हम सेलों का संयोजन करते हैं। यानी उच्च विभवांतर या प्रबल धारा जब हमको चाहिए तब हम सेलों का संयोजन करके ही इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके चित्र में आप देख रहे हैं कि हमारा सेल के समांतर क्रम में संयोजन का, तो सभी सेल के प्रथम यानी धन सिरे को एक बिंदु पर, यानी ये पहला सेल है, दूसरा सेल है, तीसरा सेल है और इस तरह से n सेल है यहाँ पर, तो सभी का प्लस सिरा एक बिंदु पर जोड़ दिया गया ए से, और माइनस सिरा यानी ऋण इलेक्ट्रोड, ऋण ध्रुव जो है हमारा बी सिरे से जोड़ दिया गया। और इस तरह से हमारा जो ये संयोजन बनता है इसको हम कहते हैं समांतर क्रम कहते हैं। आप प्रतिरोधों में भी देखे थे। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं, इसके साथ परिपथ में बाहर में ये बाह्य प्रतिरोध R जुड़ा हुआ है और इस तरह से यहाँ पर एक कुंजी लगा हुआ है। धारा आप जानते हो धन से ध्रुव से होकर के ऋण ध्रुव की ओर प्रवाहित होती है। तो ये धारा की दिशा प्रदर्शित है, यहाँ से ये इधर जाएगी। एक चक्र यहाँ से अब कुंजी दबाओगे ये चालू हो जाएगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं, आपको जोड़ने का तरीका पता चल गया, यानी सभी के धन ध्रुव को एक बिंदु ए से और सभी के ऋण ध्रुव को या ऋण इलेक्ट्रोड को बी से जोड़ दिए। यहाँ पर जो प्रतिरोध का चिन्ह है ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध है जो हमारा R है सभी का, और इस तरह से इनका सभी का जो विद्युत वाहक बल, मान लो एक सेल का विद्युत वाहक बल E है, एक सेल का विद्युत वाहक बल E है। तो बच्चों यहाँ पर हम ये जानते हैं कि यदि इनको समांतर क्रम में जोड़ें तो इस संयुक्त सेलों का जो विद्युत वाहक बल E ही होगा। यहाँ पर जो है इलेक्ट्रोडों की संख्या बढ़ती है, उसकी संख्या बढ़ती है, लेकिन विद्युत वाहक बल वहीं रहता है। तो यहाँ पर हम जो EMF है वो केवल E लेंगे, यानी एक सेल का और संयुक्त सेल का वही होगा। अब हम आ जाते हैं, आपका वर्णन आप जैसे जोड़ना है, जो बोला गया उसी को यहाँ पर आपको लिखना है। इसके A और B के बीच में जो है हम बाहरी प्रतिरोध को जोड़ दिए और इसको कुंजी के साथ यानी बीच में कुंजी लगा दिए। अब माना L सेल समांतर क्रम में जुड़े हैं, यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर N सेल हैं, संख्या 1 2 3 नहीं दिया गया है, यानी N है। संख्या को 3 सेल बोलेंगे तो अलग होगा। यहाँ पर N सेल हैं, ये समांतर क्रम में जुड़े हैं। माना प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E है और इसलिए यहाँ पर हम देखेंगे तो संयोजन का कुल विद्युत वाहक बल, तो संयोजन का कुल विद्युत वाहक बल
ईएमएफ यहाँ पर होगा ई ही होगा। ध्यान देंगे, ये जो है सेम टू सेम होता है, जबकि वहाँ पर हम लिखे थे श्रेणी क्रम में आपका ए नी किए थे, और ये जो है वही लिखा जा रहा है, यानी ई था और ई है। अब हम आगे देखेंगे कि हमारा सूत्र अब कुल प्रतिरोध प्राप्त करेंगे, यानी एक सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है आर 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 सभी में दिया गया है, एक सेल का आर है, तो संयोजन का कुल प्रतिरोध, संयोजन का कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध। अब जानते हो बच्चों कि प्रतिरोध जो है यदि समांतर क्रम में जुड़ते हैं तो यदि हम इसको आर डैश दे दें, क्योंकि जो है बाकी सभी का जो है आर 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 अलग अलग लिए हैं, तो 1/, ये होता है, आप प्रतिरोधों के संयोजन में सूत्र जानते हो, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 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 n बार हो जाएगा। तो ये आर डैश है कुल संयोजन का, इक्वल टू 1/r प्लस 1/r प्लस 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 कितने बार भाई, ये n सेल हैं तो n बार, ये n बार आएंगे। तो बच्चों ये जो भी रहेगा ऊपर में गुणा हो जाएगा, n बार है, 3 रहेगा तो 3, 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, यानी ऊपर पर हर जब समान हो जाएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी 3/r, तो n बार है तो n/r हो जाएगा। ये आपको समझ आ गया होगा। और इसलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि 1/r डैश इक्वल टू हो जाएगा आपका n/r, यहाँ पर n/r। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है बच्चों कि हमारा जो है I धारा, यहाँ पर जो हम लेंगे धारा I इक्वल टू होता है कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। एक चीज़ और जो बता रहा हूँ मैं आपका, अब प्रतिरोध के बारे में आप जानते हो कि प्रतिरोध जो है हमारा, ये आंतरिक प्रतिरोध और बाहरी प्रतिरोध हमेशा श्रेणी क्रम में माने जाते हैं। तो कुल प्रतिरोध आप यहाँ पर क्या लिखोगे, यानी मैं यहाँ पर आपको एक स्टेप में बता दे रहा हूँ, I इक्वल टू विद्युत वाहक बल तो E ही है, आप क्या लिखोगे भाई यहाँ पर R प्लस संयुक्त जो प्रतिरोध है R डैश को लोगे, यहाँ पर क्या लोगे आप, R डैश लोगे ना भाई, जो संयुक्त प्रतिरोध यहाँ पर लिए हैं वो R डैश है, यानी R प्लस R डैश, क्योंकि ये दोनों को श्रेणी क्रम में माना जाता है। और R डैश को हमें लेना है, लेकिन हमने क्या प्राप्त किया है सूत्र में, यहाँ पर देखिए हम क्या प्राप्त किए, हम यहाँ पर क्या प्राप्त किए, 1/r डैश प्राप्त किए हैं, यानी हम 1/, को प्राप्त किए हैं, 1/r डैश प्राप्त किए हैं बराबर n/r। तो हमको चाहिए बच्चों यहाँ पर सूत्र में देखिए, ये है आपको r डैश चाहिए, तो इसको आप पलट दोगे भाई, यहाँ पर इसको ऊपर कर दोगे तो ये भी ऊपर चला जाएगा, यानी इसलिए r डैश ये ऊपर चला गया, तो ये भी राइट साइड भी चेंज हो जाएगा, यानी r/n। ये आपको, चूँकि हमें सूत्र में
ये आर डैश इक्वल टू आर अपान एन आ गया। अब बच्चों हम यहाँ पर जो सूत्र आता है कि आई बराबर ई अपान आर प्लस आर डैश है, तो यहाँ पर हम जो है इस सूत्र को रखेंगे। अब आपको समझ आया, यहाँ पर हम 1 अपान आर डैश का मान नहीं रख रहे हैं, आर डैश का मान रख रहे हैं। तो ये आर डैश का हम यहाँ पर लाए पक्षांतर करके, ये देखिए इसको पलट दिए, 1 अपान आर डैश जो संयुक्त प्रतिरोध है समांतर क्रम का, और ये चेंज कर दिए तो ये आ गया आर बटे एन, आर डैश बराबर आर बटे एन। तो आर डैश के बराबर जगह पर हम यहाँ पर क्या रख देंगे, आर अपान एन। चलिए तो ये हो जाएगा ई कुल विद्युत वाहक बल ई अपान आर प्लस आर बटे एन, आर अपान एन। ये आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर हमको आर डैश चाहिए था, और बच्चों ये हो गया हमारा आर अपान एन, और ये आर है, तो इसको आप मिश्र भिन्न के रूप में इसको तोड़ दीजिए। चलिए क्या होगा, यदि आपका होता है यहाँ पर 2 सही 1/3, तो बच्चों आप क्या करते हो, 2 या 3 दूने 6 और ऊपर में 1 को जोड़ते हो, 6 1 7/3। इसका क्या लिखते हो आप, 7/3 लिखते हो। मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में यदि बदलते हो तो ये क्या होता है भाई, 7/3 लिखोगे। तो ये इसी तरह से यहाँ पर भी है, देखिए एन से आर का गुणा और फिर ऊपर में इसको जोड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर 3 को 2 से गुणा प्लस ऊपर में 1 को जोड़े, तो यहाँ पर एन को आर से जोड़ेंगे, फिर यहाँ से ऊपर में जोड़ेंगे, बटे फिर ये आ जाएगा, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर गुणा किए फिर इसमें जोड़े बटे 3, ये 7/3 हो गया। उसी तरह से यहाँ पर भी हम करेंगे, ये हो जाएगा बच्चों। चलिए कुल विद्युत वाहक बल बटे एन और आर का गुणा एन आर, ये आपका बाहरी प्रतिरोध है, प्लस और ये आर ऊपर में जुड़ा, इसका इसके साथ गुणा, प्लस ये ऊपर में हो गया, और बटे फिर आ गया आपका एन, ये फिर आ गया हर में। अब बच्चों ये अंश हर अंश ये ऊपर चला जाएगा, पलट जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा आपका, ये एन ई हो गया, एन ई यानी विद्युत वाहक बल बटे एन आर प्लस आर। अब बच्चों आपके पास 2 स्थिति यहाँ पर से आप बनाओगे, यानी ये तो आपका धारा के लिए सूत्र है, ये जो सूत्र हम प्राप्त किए ये धारा के लिए है। अब हम देखेंगे कि इस स्थिति में हमको अधिकतम धारा लाभ कब प्राप्त होगी। तो आप एक सेल का जो धारा क्या होता है भाई, एक सेल का धारा यहाँ पर मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये आपके प्रश्न में जब आएगा तो इसको नहीं लिखना है भाई। एक सेल की धारा क्या होता है, विद्युत वाहक बल बटे प्रतिरोध, ये ई अपान आर होता है। तो बच्चों हम यदि किसी भी तरह से हम देखते हैं कि ये भाग को कैंसिल यदि कर दें, अब कब होता है, ये क्या है भाई, बाहरी प्रतिरोध है, परिपथ का बाह्य प्रतिरोध है, और ये आंतरिक प्रतिरोध है। तो इसका मान यदि हम गणितीय भाषा में इसको कहते हैं कि यदि इसका मान ज़्यादा हो, इसका मान इससे ज़्यादा हो, तो इससे आर से ज़्यादा हो तो इसका लोगे, इसको छोड़ोगे, और इसका मान कम हो इससे तो इस आर को रखोगे। यानी ये आंतरिक प्रतिरोध का मान यदि ज़्यादा हो तो इसको छोड़ोगे आप। प्रमेय के अनुसार से हम यदि यहाँ पर लिखते हैं, यदि एन आर से बड़ा हो आर, यानी आंतरिक प्रतिरोध बहुत ज़्यादा हो, तो इसको हम छोड़ देंगे भाई, नगण्य है ये, इसके तुलना में ये बहुत ज़्यादा है तो इसको नगण्य मान लेंगे। और इस स्थिति में हमारा होगा, ये देखिए स्थिति 1 यहाँ पर पहला,
जब ये है तो आप इसको जो है नगण्य मान लोगे, इसको चुनोगे आप, यानी NE/R। तब धारा बराबर I बराबर क्या हो जाएगा भाई, NE/r, यानी ये E/R, ये धारा, ये है क्या है, धारा है आपका, और इसके बराबर n गुना, यानी जितने आप सेल को जोड़े हो उसका n गुना बन रहा है, यानी उस स्थिति में हमको अधिकतम धारा लाभ मिलेगी, यानी n गुना जितना आप सेल जोड़ोगे उतना ज़्यादा आपको धारा मिलेगा। कब, जब ये NR यानी बाहरी प्रतिरोध से आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या हो, ज़्यादा हो, यानी सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में नगण्य है, तो संचयन में बहने वाली धारा एक सेल से बहने वाली धारा के बराबर होती है। अब हम इसका देखते हैं, ये जब आंतरिक प्रतिरोध का मान ज़्यादा है तब हमको n गुना मिला, और इसी को जो अभी बोला मैं कि जब ये यानी आंतरिक प्रतिरोध से ये बाह्य प्रतिरोध ज़्यादा हो जाए NR, तो बच्चों उस स्थिति में इसको हम नगण्य मानेंगे, यानी इसको हम छोड़ देंगे, तब NE/NR या n से n से कट जाएगा। चलिए इसको एक स्टेप और ही बना देता हूँ, तो हमारा है I बराबर NE, I इक्वल टू NE/NR प्लस r। पहले स्टेप में हम देखें क्या, जब R का मान बड़ा हो इससे, स्थिति एक NR से बहुत बड़ा हो, यानी इसका मान ज़्यादा हो, आंतरिक प्रतिरोध का मान ज़्यादा हो, तो इसको हम नगण्य मानेंगे। उस स्थिति में I बराबर क्या हो जाएगा, NE/R, और ये एक सेल से बहने वाली धारा है, यानी n गुणित E/R, यानी जितने सेल रहेंगे, ये सेल की संख्या है भाई, n सेल लिए थे, n उनकी संख्या है, तो उनके सेल के गुणा के बराबर, यानी एक सेल से मिलने वाली धारा का n गुना बढ़ गया, यानी इसमें हम धारा लाभ हमको मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं फिर जो बता रहा था, इससे पहले जो बताया, यानी जब ये आंतरिक प्रतिरोध से ये प्रतिरोध ज़्यादा हो, बाह्य प्रतिरोध का मान ज़्यादा हो। चलिए दूसरा स्थिति देखते हैं, जब R से बहुत बड़ा हो NR, यानी तब इसको रखेंगे, इसको छोड़ेंगे, धारा का मान जो यहाँ पर है हम उस स्थिति में इसको रखेंगे, इसको छोड़ेंगे, यानी I बराबर तब होगा, I बराबर ये आपका NE/NR। अब n से n निरस्त हो गया, यानी हमको मिला क्या, एक सेल का धारा, ये जो क्या है एक सेल की धारा है, यहाँ पर n गुणा वगैरह नहीं आ रहा है, यानी हमको इस स्थिति में धारा लाभ नहीं मिलेगा, केवल एक सेल से धारा जो मिल रहा था उसी के अनुरूप हमको धारा मिलेगी। तो बच्चों यहाँ पर यही आपका सूत्र है, और यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो मैं नियमित अब डाल रहा हूँ वीडियो, और हर चैप्टर को कवर करने की कोशिश करूँगा। यदि कुछ समझ आता है मेरे पढ़ाने से तो आपका जो है ये लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।